हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम FASB का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसकी स्टेटमेंट नंबर 3 को स्टडी करेंगे। जो स्टेटमेंट 1 और 2 है उसको मैंने पहले ही अपनी पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 3. Concept statement number 3 stands for elements of financial statements of business. हमने अपनी फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है उसमें कौन से एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट होंगे, कौन से एलिमेंट्स हमने इंक्लूड करने हैं, इस स्टेटमेंट ने हमें उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेक्शंस या फिर डिफरेंट पोर्शंस, राइट, हम उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इस स्टेटमेंट में हम उन डिफरेंट एलिमेंट्स को अब स्टडी करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये दिसंबर 1980 में इशू हुई। इस स्टेटमेंट ने हमें 10 इंटरलिंक्ड एलिमेंट्स मींस इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, जिनको स्टडी करना हर एक फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एंड दैट आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड स्टेटस ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, वो 10 एलिमेंट्स हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन्स, लॉसेस। अब तक हमने अपनी अकाउंटिंग में हम ऑलरेडी इन टर्म्स को पढ़ चुके हैं। जो मीनिंग इनका वहाँ अकाउंटिंग में है वही सेम मीनिंग इनका यहाँ IFRS में है, मीन्स FASB के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में है। ठीक है, यहाँ पर हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपको इन सब के एक बार मीनिंग क्लियर करवाऊँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज़ अवर एसेट्स। एसेट्स फर्म की स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके फर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्राइव करती है। ठीक है, कंपनी एसेट्स को ओन करती है, उनको कंट्रोल करती है इस व्यू से कि फ्यूचर में ये एसेट्स कंपनी को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स को हम अपनी लाइबिलिटी साइड में शो करते जब हम एसेट्स की बात करते हैं हम बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को प्लेस करते हैं। उस टाइम पर हम इन एसेट्स के साथ इनके कुछ मॉनेटरी वैल्यूज़ को भी वहाँ ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने एसेट्स की कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करी हैं। हमारे पास मेन 3 टाइप्स हैं एसेट्स की। टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। ये जो तीनों टाइप्स हैं ये आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इनके मीनिंग है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम उनको एक बार यहाँ पर स्टडी कर देते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पॉइंट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम एक एसेट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं या जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, स्टॉक है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। ये सभी एग्जांपल्स होती हैं हमारी करंट एसेट्स की। नेक्स्ट होता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं, मीन्स जिनको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं और हार्ड एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो वाले एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस।
इसके बेसिस पर भी हम अपने एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ टेंजिबल एंड नेक्स्ट इज़ इनटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स वो वाले एसेट्स हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश है, स्टॉक है, ये सब क्या होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स के ऑपोजिट हैं. वो वाले एसेट्स जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही हम उनको देख सकते हैं, ना ही हम उनको फील कर सकते हैं और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ब्रांड, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, परमिट्स एट्सेट्रा, ये होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स. लास्ट टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज. मीन्स कि किस पर्पस के लिए हम एसेट्स को यूज़ करते हैं, उन एसेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ ऑपरेटिंग एसेट्स एंड अदर इज़ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. ऑपरेटिंग एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं कि कंपनी ने अपनी जो डेली ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमें जिन एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स. फर्म की जो कोर एक्टिविटी है जिससे फर्म को रेवेन्यू जनरेट होगा, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम जिन एसेट्स को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स. फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं कि कंपनी की जो डेली ऑपरेशंस हैं उनके अलावा अगर कोई एक्टिविटी है जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एसेट्स हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेकेंट लैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. एसेट्स का इतना ही टॉपिक है कि इसमें जस्ट मैंने आपको एसेट का मीनिंग और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करी. अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं, वो है हमारा लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हर एक फर्म होती है उसकी कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, राइट. उसने कुछ पेमेंट करनी होती है, फर्म के पास कुछ ड्यू बैलेंस होते हैं जो उसने क्लियर करने होते हैं, वो सब हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं. लाइबिलिटीज़ हमारे आउटफ्लोज होते हैं, ठीक है. लाइबिलिटीज़ मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश एंड एंटिटीज़ रिसोर्सेज, कि हम अपने कैश को या फिर अपनी फर्म के जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए. लाइबिलिटीज़ फर्म की करंट ऑब्लिगेशन होती है जो अराइज होती है फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, ठीक है. जब भी कंपनी अपने कोई बिजनेस ऑपरेशंस को या टास्क को परफॉर्म करती है उस टाइम पर कंपनी के फाइनेंशियल डेट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं. लाइबिलिटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़. अब हम 1 बाय 1 इनके मीनिंग को पढ़ते हैं इन तीनों टाइप्स के. फर्स्ट है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ वो वाली हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन अ ईयर ड्यू होती हैं और विद इन अ ईयर ही वो पे हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बीपी है हमारे पास, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स या एक्रूड एक्सपेंसेस, उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है. जो लाइबिलिटीज़ हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आती उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म करंट होगी तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी. फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल या फिर मॉर्टगेज पेबल एट्सेट्रा. नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़. कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़
वो वाली लाइबिलिटीज़ होती हैं जो फ्यूचर में अक्कर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अगर कोई एक ऐसा इवेंट अक्कर होगा, उससे अगर हमारी लाइबिलिटी जो होती वो अराइज होगी। एक इवेंट है, अगर वो फ्यूचर में अक्कर होगा तब हमारी एक लाइबिलिटी वहाँ पर इमर्ज होगी। अगर वो इवेंट ही नहीं होगा तब हमारी कोई लाइबिलिटी भी अक्कर नहीं होगी। इसीलिए इसको कंटेंजेंट बोलते हैं कि ये फ्यूचर में अक्कर हो भी सकती है और नहीं भी अक्कर हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा थर्ड एलिमेंट जो है इक्विटी। इक्विटी वर्ड अगर हम सुनते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी है एक फर्म में। इट मे बी फॉर द इनिशियल स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस और इट मे बी फॉर कंटिन्यूइंग द बिजनेस ऑपरेशंस, राइट। इक्विटी में हम सोचते हैं हमारे पास कॉमन स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, एडिशनल पेड अप कैपिटल है या फिर ट्रेजरी स्टॉक है, ठीक है। अगर हम बिजनेस इंटरप्राइजेस की बात करें, राइट, तो इक्विटी इज़ द ओनरशिप इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पर हम इक्विटी को समझते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू इक्विटी, राइट। इक्विटी is the residual interest in an asset of an entity that remains after deducting the liabilities. Residual interest का मतलब होता है कि लेफ़्ट ओवर इंटरेस्ट जो एसेट में अब बच गया, हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल करा, अपनी लाइबिलिटीज़ को अपनी एसेट्स में से डिडक्ट करा, उस टाइम पर जो लेफ़्ट ओवर इंटरेस्ट हमारे एसेट में बच जाएगा उसको हम इक्विटी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इट मीन्स लेफ़्ट ओवर इंटरेस्ट इन एन एसेट। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स। नेम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स यहाँ पर कैश का इनफ्लो होगा। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी इट मीन्स वहाँ पर हमारे जो नेट एसेट्स हैं उनमें इंक्रीज़ होगा। इसको हम कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ पर अब आउटफ्लो होगा हमारे कैश का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स जब एक्टिविटी होगी इट मीन्स वहाँ पर हमारे एसेट्स हैं जो नेट एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में हम पेमेंट्स इंक्लूड करते हैं जो हम अपने ओनर्स को करते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ इक्विटी एंड एसेट। डिस्ट्रीब्यूशन भी अब हम दो तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है कि मेरी जो इक्विटी है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड फर्म की इक्विटी में चेंज आया, ठीक है, चेंज आया फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। वो जो इवेंट सर्कमस्टांसेस अकर हुए हैं या जिनकी हम बात कर रहे हैं वो नॉन ओनर सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी अनरियलाइज्ड इनकम है जो हमारी, हमने उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। नॉन ओनर सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं जो हमारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होंगी या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हेल्ड फॉर सेल हैं या फिर हमारे जो पेंशन प्लान्स होंगे उनको हम यहाँ पर नॉन ओनर सोर्सेज में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स कि फर्म के पास इनकम है, ठीक है, फर्म इनकम जनरेट कर रहा है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू मीन्स इनफ्लोज, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन सी इनकम को रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। अब फर्म तो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ फुलफिल करती है, कौन सी एक्टिविटी को हम रेवेन्यू की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। कंपनी की एक कोर एक्टिविटी होगी जिसके लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में है। जब उस कोर एक्टिविटी से कंपनी को इनकम जनरेट होगी उसको हम रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक फर्म है वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। अब प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके बाद उसने उसको मार्केट में सेल करना है। उसको सेल करने से फर्म को जो इनकम जनरेट होगी उसको हम रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स
और मे बी इन सर्विसेज। गुड्स का मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस हाउस अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इट मीन्स उसको वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। सर्विसेज मीन्स कि एक लॉयर है, उसने अपनी ही एक फर्म बनाई जहाँ पर वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज रेंडर कर रहा है। सर्विसेज रेंडर करने पर उसको जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम हमारी रेवेन्यू कंसिडर होगी, ठीक है। कंपनी के कोर एक्टिविटी है जो उससे फर्म को इनकम मिल रही है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गेन्स। गेन्स भी हमारे पास एक तरह की इनकम होती है, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि गेन में हम कौन सी इनकम को डिफ़ाइन करते हैं। रेवेन्यू में मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो कोर एक्टिविटीज़ होंगी उसके थ्रू जो फर्म को इनकम मिलेगी वो हमारी रेवेन्यू होगी, ठीक है। ऐसे ही गेन्स होते हैं कि जो फर्म के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनके आउटसाइड, उसके अलावा फर्म को कोई इनकम मिल रही है वो हमारी गेन होगी, ठीक है। मेन एक्टिविटी के अलावा जो भी एक्टिविटी फर्म परफॉर्म करती है उससे जो हमें इनकम जनरेट होगी वो हमारी बन जाती है गेन। गेन अब पेरिफेरल ट्रांजैक्शन से भी हो सकते हैं या फिर इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से भी अक्कर हो सकते हैं। पेरिफेरल ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जो मेन एक्टिविटी है उसके अलावा अगर हमें कहीं से इनकम मिलती है, ठीक है, और या फिर इंसिडेंटल की कोई एक अनप्लान्ड एक्टिविटी अकर हुई, हमने उसको परफॉर्म करा, उससे हमें इनकम जनरेट हुई, ठीक है। जब भी हमें गेन होते हैं उस टाइम हमारी जो फाइनेंशियल होल्डिंग्स है उसमें इंक्रीज़ होता है, उसको एक बूस्ट मिलता है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल इसकी गेन ऑन अ सेल ऑफ अ एसेट और गेन ऑन लीगल सेटलमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट का मतलब है कि मेरे पास ना जैसे एक एसेट था, एक यूजलेस एसेट था, ठीक है। मैंने ना उस एसेट की पहले एक वैल्यू डिटर्मिन करी कि मैं उसको कितनी वैल्यू पर मार्केट में सेल कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने वैल्यू डिटर्मिन करी, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको मार्केट में सेल कर दिया। जब मैंने उसको सेल करा मुझे डिटर्मिन्ड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुई सेल करने के टाइम, ठीक है। मैंने ज़्यादा अमाउंट पर उस यूज़लेस एसेट को सेल करा, वो जो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट मुझे जो मिली है ना वो मेरा गेन होगी, ठीक है। ऐसे गेन ऑन लीगल सेटलमेंट की कंपनी का कोई केस चल रहा था कोर्ट में, वो कंपनी के फेवर में सेटल हो गया, ठीक है, वो भी वहाँ पर एक फर्म का गेन होगा। आई होप अब आपको रेवेन्यू और गेन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स हमारे कुछ खर्चे, कंपनी के कुछ आउटफ्लोज, राइट। इट इंक्लूड्स इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस में हम अपने कौन से खर्चे लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने से हमें इनकम जनरेट होती है, वो हमारा रेवेन्यू है। ऐसे ही जो कंपनी की मेन एक्टिविटी है, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के टाइम जो खर्चे होते हैं या फिर वो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करे उसके लिए हमारे कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम अपनी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो खर्चे जो हमारी मेन एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए हम करते हैं वो हमारे होते हैं एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है, उसके लिए वो खर्चे करेगी, जैसे डिलीवरी एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरीज देंगी कंपनी, वो खर्चे हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस दैट अकर ड्यूरिंग डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उनको हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेके आते हैं। इसमें टर्म है इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज़। इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमने एक और लाइबिलिटी, एक और डेट को इनकर कर लिया जिससे हमारे लिए एक ट्रबल अकर हो गया या फिर हमने एक बर्डन ले लिया, ठीक है, अपनी उस कोर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ की। जो कोर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए खर्चा है, ठीक है, उसके लिए अब हमने एक डेट रेज कर लिया, ठीक है, अपने लिए एक बर्डन इंक्रीज़ कर लिया, उसको हम बोलते हैं इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज़। यहाँ पर भी अब एक इम्पॉर्टेंट है ये
कि अब एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है हमारा रेवेन्यू का और गेन का, सेकंड डिफरेंस होता है हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस का। स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होता कि रेवेन्यू और गेन में क्या फ़र्क है और एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या फ़र्क है। अब हम पढ़ते हैं लॉसेस। लॉसेस जब भी अक्कर होंगे, ठीक है, वहाँ पर हमारे जो नेट एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल होल्डिंग्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे लॉस के अक्कर होने से, ठीक है। अब लॉस में हम अपने कौन से लॉसेस को इंक्लूड करते हैं, मतलब कौन सा ऐसा खर्चा कि जो हो गया और उससे हमें नुकसान हुआ, ठीक है, वो कौन सी एक मतलब पार्ट है जिसको हम अपने लॉसेस में इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंसेस में नहीं लेते। एक्सपेंसेस आपको क्लियर हो गया कि एक फर्म की जो कोर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ खर्चे, वो हमारे होते हैं एक्सपेंसेस। लॉसेस अक्कर होते हैं कि फर्म की जो कोर एक्टिविटी है उसके अलावा कोई और एक्टिविटी जिस पर हमें लॉस हुआ, ठीक है, उसको हम लॉसेस के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। मींस जो मेन एक्टिविटी है उनके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर अगर हमें कोई नुकसान होता है तो हम उनको लॉसेस की कैटेगरी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एसेट एट लेस वैल्यू बाय द एंटिटी। वही यहाँ पर एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जो हमने अपनी उसमें गेन में करी थी। मेरे पास एक यूज़लेस एसेट था, मैंने उसकी वैल्यू को डिटर्मिन करा और उसको ना मार्केट में सेल कर दिया। जो सेलिंग अमाउंट मुझे यहाँ रिसीव हुई वो डिटर्मिन्ड वैल्यू से कम वैल्यू मुझे यहाँ पर रिसीव हुई, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पर जो कम वैल्यू मुझे रिसीव हुई है वो मेरा लॉस होगा, ठीक है। ऐसे ही अनफेवरेबल सेटलमेंट, कंपनी का कोई केस चल रहा था कोर्ट में, वो केस कंपनी के फेवर में नहीं आया, ठीक है। मीन्स यहाँ पर भी अब कंपनी को लॉस हुआ, उस लॉस को हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर होंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।